हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामान्य साझेदारी लेसन से सुधार कार्य करने वाला प्रश्न, संशोधन प्रविष्टि करने वाला प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न में 27वां प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न है मोहन, विजय और अनिल का। इनके पूंजी खाते 30,000, 25,000, 20,000 का शेष है और इन अंकों के साथ 31 मार्च 2007 को वर्ष की समाप्ति पर इन्हें लाभ हुआ है 24,000 का और साझेदारों के खाते में लाभ विभाजन अनुपात में जमा किया है। और गणना के दौरान मोहन, विजय, अनिल का आहरण 5,000, 4,000, 3,000 था और इसके अतिरिक्त निम्न विलोपन मतलब कि कुछ गलतियां इनके द्वारा हुई है। पहली गलती है पूंजी पर 10% की दर से ब्याज नहीं दिया और आहरण पर ब्याज सेकंड गलती में बताया है कि आहरण पर ब्याज मोहन, विजय और अनिल इनकी पुस्तकों में अभिलेखित नहीं हुए हैं। अर्थात इन्होंने पूंजी पर ब्याज और आहरण की ब्याज की प्रविष्टि इन्होंने अपने लाभानी नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते में नहीं की है और इसी भूल का सुधार करने के लिए आपको आवश्यक सुधार प्रविष्टि देनी है। रोज नामच्या प्रविष्टि को जर्नल प्रविष्टि करके बोला जाएगा। तो संशोधन प्रविष्टि होगी, सुधार कार्य करना है मतलब कि संशोधन प्रविष्टि आपको यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले पूंजी यहाँ पे इन्होंने बताई है 30,000, 25,000, 20,000। यह जो पूंजी है ये स्थायी करके कोई उल्लेख नहीं है और इसी कारण से यह पूंजी रहेगी अंतिम पूंजी, वर्ष के अंत की पूंजी रहेगी। 31 मार्च 2007 की इनकी पूंजी है 30,000, 25,000, 20,000। इनको जो लाभ हुआ है वह 24,000 है। इसका वितरण हो चुका है बिना पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज की प्रविष्टि करने के पहले ही इन्होंने लाभ अपना विभाजित कर दिया है और आहरण की भी सूचना यहाँ पे दी है। तो आहरण भी है और आहरण पर ब्याज भी इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसी का संशोधन करने के लिए आपको संशोधन प्रविष्टि करनी है और संशोधन प्रविष्टि करने के पहले आपको बनानी पड़ेगी समायोजन तालिका। समायोजन तालिका में यहाँ पे आपको पहला कॉलम विवरण का तैयार करना है और उसके बाद जितने साझेदार हैं उनके नाम के कॉलम बनाएंगे और आखिरी में टोटल का कॉलम बना लेना है। तो समायोजन तालिका में विवरण, मोहन, विजय, अनिल और कुल, ऐसे 5 कॉलम कुल बना लोगे। अभी यहाँ पे इनकी पूंजी जो दी है, जब तक हम ये पूंजी पर ब्याज जो है वो हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही देते, अंतिम पूंजी पर ब्याज कभी भी नहीं निकाला जाता और इसी कारण से प्रारंभिक पूंजी की गणना हमें करनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करने के लिए एक छोटा सा सूत्र है। अंतिम पूंजी यहाँ पे प्रश्न में दी है तो अंतिम पूंजी में आहरण की रकम को जोड़ेंगे और लाभ की रकम को घटाएंगे। अभी यहाँ पे प्रश्न में अनुपात नहीं दिया है। जब भी प्रश्न में अनुपात नहीं दिया जाता, कोई भी अनुपात के बारे में कोई भी सूचना नहीं रहती, तब आपको अनुपात का कौन सा लेना है? समान अनुपात लेना है। साझेदारों का अनुपात समान रहेगा और समान अनुपात में लाभ का विभाजन करोगे और आहरण को जोड़ेंगे, लाभ को घटाएंगे और जो भी रकम मिलेगी वही रहेगी प्रारंभिक पूंजी, अर्थात अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस शुद्ध लाभ बराबर अंतिम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक पूंजी। तो प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए आपको अंतिम पूंजी में आहरण को जोड़ना पड़ता है और शुद्ध लाभ को घटाना पड़ता है। ये सबसे पहले हम तालिका में दिखाएंगे कि प्रारंभिक पूंजी कितनी आई है। तो समायोजन तालिका तैयार कर लेते हैं और समायोजन तालिका में सबसे पहले अंतिम पूंजी लिख लेते हैं। प्रश्न में जो अंतिम पूंजी दी है, मोहन की है 30,000, विजय की है 25,000 और अनिल की कुल पूंजी है 20,000। ये है अंतिम पूंजी 31 मार्च 2007 की, प्रश्न में दी है। उसके बाद लाभ का सेंटेंस था इसलिए शुद्ध लाभ लिख लिए, कुल में टोटल में डाल देना 24,000। इनका प्रश्न में अनुपात नहीं दिया था इसलिए समान अनुपात मानेंगे और 24,000 को तीनों में समान रूप से विभाजित करेंगे। 3 साझेदार है इसलिए 24,000 का 1/3, 8,000, 8,000, 8,000 तीनों के कॉलम में आएगा। शुद्ध लाभ को आपको घटाना है, अंतिम पूंजी में शुद्ध लाभ को घटाना है और आहरण को जोड़ना है, तभी जो आंसर आएगा वह रहेगी प्रारंभिक पूंजी। तो 30,000 में 8,000 घटाते तो 22,000 आ गया, 25 में 8 घटाते तो 17,000 आ गया, 20 में 8 घटाते हैं तो 12,000 आ गया। ये शुद्ध लाभ घटाने के बाद वाला आंसर है। फिर उसके बाद आहरण तीनों का अलग अलग दे दिया गया है। तो आहरण 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे क्रमशः है मोहन, विजय और अनिल का, उसको जोड़ेंगे। तो आहरण को जोड़ने के बाद हमें मिला है 27,000, 21,000 एवं 15,000 मोहन, विजय और अनिल के कॉलम का टोटल। अभी यही क्या है? प्रारंभिक पूंजी है। इसी पूंजी पर आपको ब्याज निकालते समय पूरा ध्यान देना है।
तो 27,000, 21,000, 15,000 ये पूंजी हो गई है। अभी तालिका को और आगे बढ़ाते हैं तो पूंजी पर ब्याज कितना क्रेडिट होना चाहिए था, जो आपने अशुद्धि की है, पूंजी पर ब्याज न लिखने की भूल जो की है उसका सुधार अभी हमें करना है। तो पूंजी पर ब्याज क्रेडिट होना था 10% की दर से बोला गया है। तो पूंजी प्रारंभिक पूंजी जो है वह 27,000 का 10% 2700 आ गया पहले साझेदार के लिए। दूसरे के लिए 21,000 का 10% 2100 लिखेंगे। तीसरे साझेदार के लिए 15,000 का 10% 1500 लिखेंगे। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज क्रेडिट जो होना था वो आपने लिख लिया, उसका टोटल करेंगे, आखिरी कॉलम में लिख लेंगे 6,300 रुपया। फिर आहरण पर ब्याज भी इन्होंने नहीं दिया है, उसकी भी प्रविष्टि छूट गई है करके विलोपन या अशुद्धि करके बताया है उन्होंने। तो आहरण पर ब्याज ये क्या होता है, डेबिट होता है। पूंजी पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट में लिखा जाता है और आहरण पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में लिखा जाता है। क्रेडिट में से डेबिट घटकर जो भी अंतर है उस पर हम ध्यान देंगे। तो आहरण पर ब्याज डेबिट होना था उनके खाते में, तो ये 250, 200, 150 से निकाल के ही दिया है प्रश्न में। तो क्रमशः आप इसको बराबर सही साझेदार के कॉलम में लिखोगे और आहरण पर ब्याज की कुल टोटल हो जाएगी 600 रुपया। अभी 2700 में से 250 घटाएंगे, अभी क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, तो 2700 में से 250 घटाएंगे मतलब कि कुल रकम क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट बढ़ा है इसलिए क्रेडिट होनी थी करके लिखेंगे। अंतर की अमाउंट क्रेडिट होनी थी। तो पहले के लिए है, फर्स्ट के लिए है 2450, दूसरे के लिए है 1900, तीसरे के लिए है 1350। इस प्रकार से 5,700 रुपया टोटल हो गई, कुल रकम क्रेडिट होनी चाहिए थी। परंतु अभी आपने जो ये दोनों भी प्रविष्टियां न लिखने के कारण, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की प्रविष्टि न लिखने के कारण जो क्रेडिट हो चुकी है राशि, जो 24,000 के इसमें शामिल हो गई है राशि, जो समान अनुपात में 5700 को 5,700 को समान 1/3 भाग में बांट दो। 3 साझेदार होने के कारण 1/3, 1/3। तो 1900, 1900, 1900 तीनों के साझेदार में क्रेडिट हो चुकी है ये रकम। अभी अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा, पहले साझेदार के लिए आएगा 550, मोहन के लिए, दूसरे के लिए कोई अंतर नहीं है, 1900 मिलना चाहिए था, 1900 ही मिल चुका है उसको, इसलिए कोई अंतर नहीं है। और तीसरा अनिल है, अनिल को 1350 मिलने चाहिए थे परंतु 1900 मिल चुके हैं, इसलिए 550 रुपये उसका डेबिट रहेगा। और पहला साझेदार मोहन जो है उसको 550 क्रेडिट रहेगा। 2450 रुपये मिलने चाहिए थे परंतु 1900 रुपया ही मिल चुका है, इसलिए उसको हमें फिर से अमाउंट देनी है, उसके क्रेडिट में 550 रुपये डालने से भूल का सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने समायोजन तालिका बनाकर अंतर निकाल लिए हैं और अंतर के आधार पे ही कौन डेबिट होगा, किसका खाता क्रेडिट होगा, इसका पता आपने लगा लिया है और उसी के आधार पे आपको बनानी है फिर समायोजन प्रविष्टि। प्रविष्टि के लिए तुरंत 5 कॉलम तैयार कर लेना, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि लिख लो और यहाँ पे जो भी साझेदार डेबिट हो गया था उसका पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और जो साझेदार क्रेडिट लिखे हो आपने उसका पूंजी खाता क्रेडिट में लिखेंगे। तो अनिल का पूंजी खाता डेबिट, मोहन के पूंजी खाते से करके लिखेंगे, दोनों पक्षों में 550 रुपया और भूल का सुधार करने हेतु करके आप स्पष्टीकरण लिख लोगे। तिथि लिख सकते हो, तिथि रहेगी 31 मार्च, नहीं सॉरी 31 मार्च के बाद वाली तिथि रहेगी, अर्थात 1 अप्रैल करके लिखोगे। तो 1 अप्रैल 2007 करके आप लिख लोगे तिथि में और ये संशोधन प्रविष्टि आप करोगे। तो इस प्रकार से ये सुधार किया जाता है, भूल का सुधार यहाँ पे होता है और समायोजन तालिका बनाकर आपको भूल का सुधार करना पड़ता है। जब भी अंतिम पूंजी, लाभ और आहरण इनकी सूचना है तो प्रारंभिक पूंजी आपको निकालनी पड़ती है। प्रारंभिक पूंजी निकाले बगैर पूंजी पर ब्याज आप नहीं निकालोगे। आहरण पर ब्याज की सूचना कभी कभी वहां पे दी जाती है या कभी कभी आहरण पर ब्याज भी निकालना पड़ता है और पूंजी पर ब्याज क्रेडिट, आहरण पर ब्याज डेबिट होता है, इस बात पर ध्यान देना है। और उन्हीं का अंतर जो है वो जो भी पक्ष बड़ा रहेगा उस पक्ष में आपको लिखना पड़ता है और फिर समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी इनका लाभ हानि अनुपात है उस अनुपात के आधार को ध्यान में रखते हुए ये सभी अंतर की रकम को निकाला जाता है और डेबिट किसको किया जाए, क्रेडिट किसको किया जाए उस पर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। सिर्फ एक गलती रहेगी, पूंजी पर ब्याज की गलती रहेगी तो ये 4 अंकों के लिए पूछा जाता है और 2 गलतियां है तो 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, विशेष ध्यान देना है और ऐसे प्रश्नों की फिर से रिवीजन या प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।